हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। आई एम शिवांश। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ माह मैराथन में हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑलरेडी हम एक माह मैराथन कर चुके हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपके पास अपलोड हो चुका है। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको जाकर पार्ट 1 जरूर देखना है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जहां पर सबसे पहले हमने देखा कि प्रीव्यू, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर प्रीव्यू क्या है, हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंप्यूटर किसने डेवलप किया, क्या हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, क्या हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है, इन सब चीज को हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा चैप्टर 1, जहां पर हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम गए यूनिट सेकंड पर, जो थी हमारी टाइम शेड्यूलिंग एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग कंप्लीट करने के बाद हमने कंप्लीट किया यूनिट 3, जो थी हमारी डेडलॉक कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं यूनिट 4 पर, और जो है आज हमारा पार्ट 2 है आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। राइट। सो आज के जो लेक्चर होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज के इस लेक्चर में, आज की इस महा मैराथन में, आज के इस पार्ट 2 में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी हमारी बची हुई यूनिट्स है, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7, इन चारों यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट चैप्टर 4 से, जो है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसलिए आपको ये लेक्चर कंप्लीट देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मेमोरी मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो वहां पर भी कहने का इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की महा मैराथन का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको पार्ट 1 देखना है। पार्ट 1 इसलिए देखना है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इस सब का ओवरव्यू हमें पार्ट 1 में ही मिलने वाला है। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद हम पार्ट 2 पर चलेंगे, जो कि हमारा महा मैराथन ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम आगे की जितनी भी यूनिट्स हैं हम सभी को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलो आज के महा मैराथन को स्टार्ट करते हैं। महा मैराथन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको लाइक करना है, एक प्यारी सी आपको कमेंट करनी है कि आपको लेक्चर कैसी लग रहा है, आपकी सीरीज कैसी लग रही है। प्यारी सी कमेंट करने के बाद आपको अपने चैनल भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है उन सभी को महा मैराथन शेयर करनी है, जिससे वो भी एक लेक्चर कंप्लीट करके, एक वीडियो को देख के पूरा जो आपका सेमेस्टर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो पूरी सीरीज है महा मैराथन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये खासकर पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो आप सभी को इस लेक्चर को लाइक करके और इसका लिंक सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, जिससे वो भी इस महा मैराथन का फायदा उठा सके। तो चलो आज के महा मैराथन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जो है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को, कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। चलो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? राइट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है दैट हैंडल्स एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर मेमोरी, जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बट जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे तब हम हमेशा रैम की बात कर रहे होंगे, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे होंगे, रैम की बात कर रहे होंगे, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो क्या करता है, हैंडल्स एंड कंट्रोल कंप्यूटर मेमोरी, यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी को हैंडल एंड मैनेज करता है या कंट्रोल करता है by allocating space to programs and data and keeping track of memory usage। जो हमारे प्रोग्राम्स एंड डेटा को मेमोरी देकर उस मेमोरी को ट्रैक करता है और उसके यूजेज को भी ट्रैक करता है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें ओएस तय करता है कि कौन से मेमोरी मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें ओएस तय करता है कि कौन से प्रोग्राम को कितनी मेमोरी दी जाए और कौन सी मेमोरी खाली है। हमारे रैम के अंदर, हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी मेमोरी जो होती है, उस मेमोरी में हम रैम की बात कर रहे हैं, तो रैम का कौन सा पार्ट कितने समय के लिए फ्री है और वो पार्ट किस प्रोग्राम को दिया जाए, इस सब काम को मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है या फंक्शन है। एग्जाम्पल की बात करें, जब आप एक ऐप खोलते हैं और उसे मेमोरी में लोड करता है,
हम ये सब चीज जानते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी या डिस्क में स्टोर होते हैं। जैसे हम उन पर डबल क्लिक करते हैं या उनको रन करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी से उठकर या सेकेंडरी मेमोरी से उठ करके हमारे पास प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में आ जाते हैं और रैम में रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओएस ये सब काम करता है, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट के क्या फीचर्स है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल एस्टेरिक मार्क लगा रहा हूं आपके लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, हमारी मेमोरी का इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। इफेक्टिवली यूटिलाइज करना क्या मतलब है? मान लो हमारे पास मेमोरी है, वो मेमोरी कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो, उस चीज को मैनेज करने के लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट यूज करते हैं। फास्ट एलोकेशन एंड डीएलोकेशन, अगर मेमोरी कोई हम यूज कर रहे हैं या हमें कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको काफी ज्यादा फास्टली कह सकते हैं मेमोरी को एलोकेट करें, मेमोरी में एलोकेट करें, एंड जैसे हम सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हैं उसको तुरंत डीएलोकेट कर दे, जिससे हमारे पास मेमोरी फ्री रहेगी और अनदर प्रोग्राम्स हमारे इजीली स्मूथली रन हो पाएंगे। इसके अलावा अवॉइड फ्रेगमेंटेशन, हमें फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करना है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है वो आगे देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी बिटवीन प्रोसेस, प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी बिटवीन प्रोसेसेस, हर प्रोसेस के बीच में जो मेमोरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये सब क्या हमारे मेमोरी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। इन सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही हम कहीं ना कहीं मेमोरी मैनेजमेंट को यूज करते हैं, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइट। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, ओएस का उद्देश्य होता है मेमोरी को सही से बांटना ताकि परफॉर्मेंस अच्छा बना रहे और कोई प्रोग्राम दूसरी मेमोरी को एक्सेस ना करे, राइट। आगे चलते हैं टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन पे। मेमोरी एलोकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी मेमोरी कितने ज्यादा मेमोरी एलोकेशन कितने ज्यादा टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बारे में बताइए। तो जैसे कंटीन्यूअस मेमोरी या अलग अलग मेमोरी के एलोकेशंस है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। सो मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन में बात करने जा रहे हैं कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? पूरा ब्लॉक लगातार मेमोरी स्पेस में मिलता है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, मेमोरी का एक कंटीन्यूअस हिस्सा दिया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास एक रैम है, ये क्या है? रैम है। हमें क्या करना है? इस रैम में जब हम कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेंगे, अब आपको पता है कि रैम में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं एंड अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं उस टाइम पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक ब्लॉक को, मान लीजिए ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हम कंटिन्यूअसली या कंटिन्यूअसली क्या करता है? एलोकेट कर देता है कि इसके अंदर जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, एक ब्लॉक के अंदर जितने भी छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, उन सबको हम किसी एक प्रोसेस के लिए एलोकेट कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड पार्ट होता है वो है नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? मेमोरी अलग अलग हिस्सों में दी जाती है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, सेम हिंदी डेफिनेशन ये भी, प्रोग्राम के हिस्सों को अलग अलग जगह मेमोरी में रखे जाते हैं। जब हम नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी की बात करते हैं तो नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी है, रैम है हमारे पास, तब हम क्या करते हैं, इस रैम में मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक ये है, अगर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स है, तब हम क्या करते हैं, हो सकता है इस यहाँ पे इस पार्ट को दे दे, इसके अलावा हमें और मेमोरी चाहिए, हो सकता है हम यहाँ पे अलग मेमोरी दे दे, इसके बाद यहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करते हैं, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग मेमोरी को एलोकेट करते हैं। जबकि कॉन्टिग्यूअस में क्या होता था? कॉन्टिग्यूअस में एक ही पूरे ब्लॉक के अंदर हम मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के मेथड क्या क्या हमारे पास, किस तरीके से हम कॉन्टिग्यूअसली मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट में एलोकेशन का तरीका परफॉर्मेंस पर असर डालता है। हमारे जितने अच्छे से हम मेमोरी को एलोकेट कर पाएंगे, उसी हिसाब से उसी तरीके से हमारी मेमोरी या हमारी कह सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो टाइप्स की बात करते हैं। सिंगल पर्सन एलोकेशन, सिंगल पर्सन एलोकेशन क्या होता है? ऑल मेमोरी टू वन यूजर प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास मेमोरी है उस सारे मेमोरी को सिर्फ एक ही प्रोग्राम को दे देते हैं। किसमें? कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के मेथड है हमारे पास, दो मेथड्स हैं, सिंगल पार्टीशन एलोकेशन एंड मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन। तो सिंगल पार्टीशन एलोकेशन में हम क्या करते हैं, पूरे मेमोरी का कोई भी एक पार्ट, सिंगल जो पार्ट है उसको हम सिर्फ एक प्रोग्राम को दे देते हैं।
जबकि मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन इज डिवाइडेड अमॉन्ग मल्टीपल प्रोसेसेस, यानी एक मेमोरी जो हमारे पास है उसके किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक पार्टीशन को हम क्या करते हैं, अलग अलग मेमोरी को, सॉरी अलग अलग प्रोसेस को हम दे देते हैं, राइट। पार्टीशन एलोकेशन स्ट्रेटेजी, क्या क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी है पार्टीशन एलोकेशन के लिए। फर्स्ट फिट, हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या होता है, पहले अवेलेबल ब्लॉक में एलोकेट करें, जो सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक होगा मेमोरी का उसमें हम एलोकेट कर देंगे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिट। मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी है, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग पार्टीशन है, मान लीजिए हमारे पास ये पार्टीशन है और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं, तब हम फर्स्ट फिट में क्या करते हैं, पहले अवेलेबल ब्लॉक में एलोकेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास सारे ब्लॉक्स फ्री है, बट हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक होगा उसी को सबसे पहले हम एलोकेट करेंगे। इसके अलावा बेस्ट फिट, बेस्ट फिट में क्या होता है, सबसे छोटा ब्लॉक जो फिट हो जाए। अब ऐसा तो नहीं होता मेमोरी के अंदर सारे जितने भी ब्लॉक्स है सब एक ही साइज के होंगे, कोई छोटा साइज का हो सकता है, कोई बड़े साइज का हो सकता है। तो जो प्रोग्राम जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, जितने बड़े ब्लॉक की उसको रिक्वायरमेंट है, हम उसी हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं, इसको हम बेस्ट फिट बोलते हैं। इसके अलावा हम वर्स्ट फिट की बात करें, वर्स्ट फिट में क्या होता है, सबसे बड़ा ब्लॉक देना। अब मान लीजिए हमारे जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए हमें चाहिए 1 GB, बट हमने क्या किया, उसको 2 GB का एक प्रोग्राम दे दिया, या सॉरी 2 GB का एक ब्लॉक दे दिया। अब उससे क्या होगा, वो 2 GB का ब्लॉक, हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी 1 GB की, हमने कितनी उसको दे दिया 2 GB। इससे क्या होगा, हमारी 1 GB वेस्ट हो जाएगी, और हमें पता हमारे लिए रैम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और हमने मान लीजिए इसको इतना सारी मेमोरी हमने इसको दे दी, तो इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, हमारे पास बेस्ट फिट रहता है, जहां पे सबसे छोटा ब्लॉक जो फिट हो जाए, राइट। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट में एलोकेशन का तरीका परफॉर्मेंस पर असर डालता है, राइट। आगे देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, तो चलो देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। फ्रेगमेंटेशन के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं, जब एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक से छोटा डेटा स्टोर हो, जब एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक से छोटा डेटा स्टोर हो। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, राइट, हमारे पास एक ब्लॉक है, बट इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो डेटा था वो काफी कम स्पेस में आ गया, राइट। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारी मेमोरी है ये क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, ये हमारी क्या हो रही है, मेमोरी वेस्ट हो रही है। यूज कितनी हुई, सिर्फ यहां से लेके यहां तक की यूज हुई, यूज कितनी हुई, छोटा सा ब्लॉक यूज हुआ, बट हमने क्या किया था, एक पूरा हिस्सा उसको दे दिया था, बड़ा ब्लॉक दे दिया, और हुआ क्या, हम कमी मेमोरी को यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जब एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक से छोटा डेटा स्टोर हो, मान लो हमने 1 GB का डेटा उसको दिया था, सॉरी 1 GB का हमने उसको ब्लॉक दिया था, बट उसने क्या किया, 100 MB या 200 MB में उसमें काम चले गया, तो बच्चा हुआ स्पेस क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। इसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। मेमोरी दी गई ज्यादा लेकिन यूज हुई कम, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मेमोरी दी गई ज्यादा एंड यूज हुई कम, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें, मेमोरी छोटे छोटे खाली हिस्सों में बची हो, राइट। अब ये थे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स है। मान लीजिए हम एक ब्लॉक के अंदर हमने मल्टीपल ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। अब हुआ क्या, हमने एक प्रोसेस को या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और इतना इसने स्पेस को यूज किया। अब ये जो स्पेस है ये क्या हमारे पास वेस्ट हो रहा है, ये स्पेस वेस्ट हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर भी हमने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसके यहाँ का भी वेस्ट हो रहा है। तो हर ब्लॉक के अंदर, एक मेमोरी के अंदर, एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस आ रही है, और हर प्रोसेस थोड़ा थोड़ा स्पेस को वेस्ट कर रही है। उसी को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जब मेमोरी छोटे छोटे खाली हिस्सों में बची हो। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, मेमोरी खाली है लेकिन टुकड़ों में है, एक साथ नहीं। जबकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था कि मेमोरी तो बची हुई है लेकिन एक साथ बची हुई है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में अलग अलग टुकड़ों में बची रहती है। डायग्राम से समझेंगे इसको। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, अब देखिए हमें पास एक पूरी मेमोरी है, यहाँ पर ये पूरी पास हमारे पास मेमोरी है, पूरी मेमोरी है एक हमारे पास। अब इसमें क्या हो रहा है, एक मेमोरी ब्लॉक है हमारे पास, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, असाइंड कितनी है, यहां से लेके यहां तक की हमारे पास असाइंड है। यूजर कितनी हो रही है, यहां से लेके यहां तक यूजर हो रही है, राइट। असाइंड कितनी थी, इतनी सारी असाइंड थी। यूज कितनी हुई है, यहां तक की यूज हुई है, तो यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी हमारे पास, वेस्ट हो गई,
ये क्या हो गया हमारे पास, वेस्ट हो गई। सेम इसी तरीके से हमारे पास अनदर ब्लॉक है, इतनी हमने यूज की हुई है, असाइन कितनी इतनी, तो यहां से लेके यहां तक की मेमोरी हमारे पास क्या हो गई, वेस्ट हो गई। इसी को हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, देयर इज इनफ मेमोरी टू रन प्रोसेस 7 बट द मेमोरी इज नॉट कंटीन्यूअस। अब देखते हैं, हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक यहाँ पे स्पेस वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रही है, यहाँ पे भी मेमोरी वेस्ट हो रही है, यहाँ पे भी मेमोरी हमारे पास वेस्ट हो रही है, एंड यहाँ पे भी मेमोरी हमारे पास वेस्ट हो रही है। हमारी प्रोसेस 7 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, कि जितनी भी मेमोरी वेस्ट हो रही है उसके तो 2 या 3 पार्ट्स को एक साथ कंबाइन कर दे तो हमारी प्रोसेस 7 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोसेस 0 के बीच में थोड़े से हमारे पास मेमोरी है, उसको वेस्ट हो रही है, फिर प्रोसेस 6 है, फिर बीच में मेमोरी वेस्ट हो रही है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास मेमोरी वेस्ट हो रही है। इसी को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लिखा हुआ भी है, देयर इज इनफ मेमोरी टू रन प्रोसेस 7 बट द मेमोरी इज नॉट कॉन्टिग्यूअस। अगर मेमोरी कॉन्टिग्यूअस होती तो इस तरह की फ्रेगमेंटेशन ना होती और हमारी मेमोरी वेस्ट ना होती, राइट। आगे देखते हैं पेजिंग, नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। अभी तक हमने देखा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, अब देखते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पेजिंग। पेजिंग क्या होती है, पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर द लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पेजेस एंड फिजिकल मेमोरी इनटू फ्रेम्स। पेजेस आर लोडेड इनटू अवेलेबल फ्रेम्स। पेजिंग क्या है, पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। पेजिंग क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या काम करती है ये, वेयर द लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, जो हमारी लॉजिकल मेमोरी होती है उसको हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, एंड फिजिकल मेमोरी को हम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। पेजेस आर लोडेड इनटू अवेलेबल फ्रेम्स, जो हमारे पास अवेलेबल फ्रेम्स होते हैं उसमें हमारे पास जो पेजेस होते हैं, अब पेजेस क्या होते हैं, हमारे पास लॉजिकल मेमोरी के पार्ट्स होते हैं, तो उन पेजेस को अब क्या करता है, फ्रेम्स में लोड कर देते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, पेजिंग में मेमोरी को बराबर साइज के हिस्से पेजेस में बांट जाता है और ये पार्ट्स फिजिकल मेमोरी में किसी भी जगह रखे जा सकते हैं। पेजिंग में मेमोरी को बराबर साइज के हिस्सों में, यानी बराबर साइज के हिस्से नहीं, एक पेज, जितने भी बराबर साइज के हिस्से होंगे उनको हम एक पेज बोलेंगे। तो पेजिंग में मेमोरी के बराबर साइज के हिस्सों में यानी पेजेस में बांटा जाता है और ये पार्ट्स फिजिकल मेमोरी में किसी भी जगह रखे जा सकते हैं, राइट। टर्म्स, पेज, पेज क्या होता है, लॉजिकल मेमोरी यूनिट होती है, फ्रेम फिजिकल मेमोरी यूनिट, एंड पेज टेबल क्या होती है, मैच पेज टू फ्रेम। जब एक पेज एक फ्रेम से मैच कर रहा होता है उसी को हम बोलते हैं कि हमारी पेज टेबल है, उसको हम डायग्राम से समझाते हैं, राइट। अब देखते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन लॉजिकल डिवीजन लाइक फंक्शंस, एरेज, कोड, etc एक्सेट्रा। सो सेगमेंटेशन क्या करता है, सेगमेंटेशन डिवाइड करता है मेमोरी को इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंट्स। सेगमेंटेशन क्या है, हमारी मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है लॉजिकली, कुछ लॉजिक्स लगा के, किस तरह के, बेस्ड ऑन लॉजिक्स, कुछ लॉजिक्स पे, डिवीजन के लॉजिक्स पर, जैसे फंक्शंस, एरे, कोड, etc यानी एक्सेट्रा। सो हमारा सेगमेंटेशन क्या है, हमारे मेमोरी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना। वेरिएबल साइज, वेरिएबल साइज का क्या मतलब होता है, जिसका साइज कम या ज्यादा हो सके। जब हम बात करते हैं कांस्टेंट की तो कांस्टेंट में हमारी मेमोरी फिक्स रहती है, बट जब हम बात करते हैं वेरिएबल साइज की तो वेरिएबल साइज का ये मतलब है कि जहां पे मेमोरी छोट कम या ज्यादा हो सके, तो वेरिएबल साइज सेगमेंटेशन में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें फंक्शंस आ सकते हैं, एरेज यूज हो सकते हैं, कोई भी कोड हो सकता है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, सेगमेंटेशन में प्रोग्राम को उसके लॉजिकल पार्ट्स जैसे फंक्शंस, एरेज में बांटा जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट, हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखी हुई है, उसमें कुछ लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है। अब मान लीजिए ये पूरा पार्ट क्या है, एक फंक्शन है, ये पूरा पार्ट क्या है, फंक्शन है। तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक अलग मेमोरी में रख देंगे, हमारे पास एक एरे है उसको अलग मेमोरी में रख देंगे। तो जितने भी हमारे एक प्रोग्राम की, एक सॉफ्टवेयर के पार्ट है, एक प्रोग्राम के पार्ट है, उन सबको हम अलग अलग मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। इसी को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, राइट। डिफरेंस फ्रॉम पेजिंग से कैसे डिफरेंशिएट है सेगमेंटेशन। हमने पेजिंग देखा, पेजिंग में जहां पर हम लॉजिकल मेमोरी को पेज में डिवाइड करके फ्रेम्स में स्टोर करते हैं, और एक सेगमेंटेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। पेजिंग में हमारे पास फिक्स साइज होता है, जबकि सेगमेंट में हमारे पास वेरिएबल साइज होता है। पेजिंग में हमारे पास
डिवाइड्स मेमोरी आर्बिट्रेरीली, यानी मेमोरी को हम आर्बिट्रेरीली डिवाइड करते हैं, राइट। जबकि सेगमेंटेशन में हम क्या करें, डिवाइड बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर, किसी लॉजिकल स्ट्रक्चर, किसी लॉजिकल थिंग के बिहाफ पर हम उसको डिवाइड करते हैं। सिंपलर, पेजिंग काफी ज्यादा सिंपलर है, बट सेगमेंटेशन क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, राइट। आगे देखते हैं वर्चुअल मेमोरी कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा मीडियम लेवल में या हार्ड लेवल में कि व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के बारे में आपको बताना है। सो वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक वेयर द सिस्टम एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स दैट मे not be completely in a main memory by temporarily storing parts on disk. So virtual memory क्या है, वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जहां पर सिस्टम क्या करता है, एग्जीक्यूट प्रोसेस दैट मे नॉट बी कंप्लीटेड इन मेमोरी बाय टेम्परेरी स्टोरिंग पार्ट्स ऑन डिस्क, जहां पर हम किसी भी प्रोग्राम के किसी पार्ट्स को डिस्क में स्टोर कर देते हैं जो कि अभी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक वेयर सिस्टम एग्जीक्यूट प्रोसेसेस दैट मे नॉट बी कंप्लीटेड इन मेन मेमोरी बाय टेम्परेरी स्टोरिंग पार्ट्स ऑन डिस्क। वर्चुअल मेमोरी क्या है, हमारे किसी प्रोग्राम के जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसके कुछ पार्ट्स को मेन मेमोरी में ना रखकर टेम्परेरी स्टोर कर देते हैं किसके, डिस्क के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास वर्चुअल मेमोरी हमारे पास स्टोर हो जाती है या बन जाती है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हार्ड डिस्क का हिस्सा रैम की तरह यूज किया जाता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पर भी बात की कि जो प्रोग्राम का जो सा हिस्सा अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस हिस्से को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या डिस्क के अंदर स्टोर कर देते हैं। बेनिफिट्स क्या है, रन लार्ज प्रोग्राम्स, हम बड़े प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। एफिशिएंट मेमोरी यूज, हमारी मेमोरी हम एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, हमारी मेमोरी कहीं पर भी वेस्ट नहीं हो रही है। मल्टीटास्किंग पॉसिबल, मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। अब मल्टीटास्किंग क्या होती है कि एक साथ पर एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, तो ये चीज पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट से, राइट। अब देखते हैं डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या होती है, सो a technique where pages are loaded only when needed, not in advance। डिमांड पेजिंग क्या है, एक टेक्निक है जहां पर पेज तभी लोड होते हैं जब उनकी नीड हो, एडवांस में जो पेज है हमारे पास लोड नहीं होते। क्या मतलब इसका, जब किसी पेज की जरूरत पड़ती है तब उसे मेमोरी में लाया जाता है, इसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। रियल लाइफ एनालिसिस समझते हैं, नेटफ्लिक्स बफर करता है केवल वही पार्ट जो देखने वाले हैं। आपने देखा हो नेटफ्लिक्स पे क्या है, आप अगर कोई मान लीजिए कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो बफर करता है। क्या बफर करता है, जिस पार्ट को आप देख रहे हैं सिर्फ वहीं पे बफर करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे नेटफ्लिक्स में जो भी चीजें सब हर जगह बफर हो रही होगी, सिर्फ नेटफ्लिक्स बफर करता है केवल वही पार्ट जो देखने वाले हैं, उसी पार्ट्स को बफर करता है। इसके अलावा डिमांड पेजिंग क्या है, हम डिमांड करते हैं पेज की जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। जब रिक्वायरमेंट होगी हम तभी उसकी डिमांड करेंगे, अदरवाइज हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, अभी हमने बात की कि हम डिमांड पेजिंग कर रहे हैं कि जिस पेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसी पेज को अपने मेमोरी के अंदर लोड करेंगे। सो उसको क्या करेंगे, अगर एक पेज ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी के अंदर है तो हमें कहने कहीं उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स है, एल्गोरिथम्स है, उनकी बात करते हैं। व्हेन मेमोरी इज फुल वी मस्ट रिप्लेस ए पेज, जब हमारे पास मेमोरी फुल हो जाती है तो हमें एक पेज को रिप्लेस करना पड़ता है। हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, सबसे पहले लाए गए पेज को हटाओ। जो हमारे पास सबसे पहला पेज होगा, जो सबसे पहले हमारे पास पेज मेमोरी के अंदर आया होगा, हम उसको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। इसको हम फीफो को कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, FIFO, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पेज सबसे पहला आया होगा इसका मतलब वो सबसे पहला है और बहुत टाइम से मेमोरी को यूज कर रहा है, तो अब हम क्या करता है, फीफो की हेल्प से जो पेज सबसे पहला आया होगा उसको सबसे पहले हटा देंगे, जिससे नया पेज मेमोरी में आ सके। इसके अलावा LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंटली यूज में क्या होता है, जो सबसे कम यूज हुआ है उसे हटाओ। मान लीजिए एक हमारे पास बहुत सारे पेजेस है, राइट, हमारे पास क्या है, बहुत सारे पेजेस है। अब ये पेजेस क्या है, मेमोरी के अंदर लोडेड है, ये पेजेस मेमोरी के अंदर लोडेड है। अब इनमें से हो सकता है मान लो P1, P2, P3,
P4, P5 एंड P6 हमारे पास अलग अलग पेज है। अब हो सकता है कि मान लो P3 क्या है, बहुत देर से यूज नहीं कर रहा है मेमोरी को, बहुत देर से मेमोरी को यूज नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम जो पेज यूज नहीं हो रहा है इसको मेमोरी से हटा देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। मान लो P7 वेट कर रहा है मेमोरी में आने के लिए, P7 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, P3 को हटा करके हम P7 को मेमोरी के अंदर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे P1 आ जाएगा हमारे पास, P2, P7, P4, P5 एंड P6। इस तरह से हम किसी भी पेज को रिप्लेस कर देते हैं। ऑप्टिमल में क्या होता है, वो पेज हटाओ जो फ्यूचर में सबसे देर में यूज होगा। आइडियल यानी जो पेज हमें लगा कि फ्यूचर में सबसे कम यूज होगा उसको हम उसको हम हटा देते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, मान लीजिए कोई पेज बहुत टाइम से यूज नहीं हो रहा है, तो हमें पता है कि हो सकता है वो फ्यूचर में यूज ना हो, तो उसको हम ऑप्टिमल यानी वो पेज हटाओ जो फ्यूचर में देर से यूज होगा, राइट। जो बहुत जैसे आइडियल रखा हुआ है, मान लीजिए बहुत सारे पेज क्या है मेमोरी में आने का ट्राई कर रहे हैं, बट कोई पेज ऐसा है जो बहुत टाइम से आइडियल है, यानी वो फ्यूचर में यूज होगा, तो हम क्या करते हैं जो फ्यूचर में यूज होगा उसको मेमोरी से हटा देते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, पेज रिप्लेसमेंट से डिसाइड होता है कि कौन सा पुराना डेटा हटाया जाए, राइट। ऑलरेडी ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, तो हिंदी डेफिनेशन एंड इंग्लिश डेफिनेशन दोनों यहाँ पर लिखी हुई है, जो से आपको समझ में आ रही है उसको आप याद कर सकते हैं। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्रेसिंग, सबसे पहले देखते हैं ट्रेसिंग क्या है। व्हेन ए सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम swapping pages in or out of memory than executing actual process, right. When a system spends more time swapping pages in and out of memory than executing actual processes, जब हम एक एक्चुअल प्रोसेस को, जब एक सिस्टम एक्चुअल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की जगह अलग अलग पेज को इन एंड आउट करने में लग जाता है, रिप्लेसमेंट में लग जाता है, तो हम उसको ट्रेसिंग बोलते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, ट्रेसिंग तब होता है जब सिस्टम बार बार पेज को मेमोरी और डिस्क में ट्रांसफर करता रहता है, जिससे काम स्लो हो जाता है। कॉज टू मैनी प्रोसेसेस प्लस टू लिटिल मेमोरी। अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटी मेमोरी है और वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे पेज हमारे पास या बहुत सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाह रही है, तब हमारा सीपीयू क्या करेगा, तब हमारा सिस्टम क्या करेगा, अलग अलग पेज को हटाता रहेगा एंड अलग अलग पेजेस को लाता रहेगा। उससे क्या होगा, मान लो 1 सेकंड के अंदर 4 पेज का वो स्विच कर रहा है, इससे क्या होगा, हमारे सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो कहने के सिर्फ पेज को स्विच करने में लग जाएगी और उसकी हेल्प से हम जो प्रोसेस है उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग बोलते हैं। सो यूनिट चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्यारे से कमेंट करनी है आपको कि चैप्टर 4 कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर से रिवर्स करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के इनपुट और जो हम कीबोर्ड या किसी भी इनपुट डिवाइस से या आउटपुट डिवाइस से जो हम इनपुट या आउटपुट ले रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। आपको याद होगा जब हमने पार्ट 1 में देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, तब हमने वहां पे देखा था कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी ज्यादा इंपोर्टेंट फंक्शंस है। तो अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी मैनेजमेंट, वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या था, एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्यूरियल क्या था, कॉन्सेप्ट था, एक फंक्शन था। इसी तरीके से चैप्टर 5 जो है हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम के जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है उनको मैनेज कर पाते हैं। चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस महामैराथन सीरीज के जितने भी नोट्स आपको है वो सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको नोट्स लेने के लिए क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेई क्लासेस मेरठ को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। वहां पर आपको महामैराथन के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी नोट्स है, सभी सब्जेक्ट से सभी नोट्स आपको जेई क्लासेस मेरठ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जेई क्लासेस मेरठ को जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
क्योंकि जितने भी महामैराथन है उनके सभी नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी लेटेस्ट अपडेट है, जितनी भी महामैराथन आने वाली है, उन सबके लाइव अपडेट आपके पास आते रहेंगे कि कब कौन सी महामैराथन चल रही है, और जितनी भी महामैराथन है उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर कि कब कौन सी महामैराथन होने वाली है हमारे जेई क्लासेस मेरठ के टेलीग्राम चैनल पर आ चुकी है। तो आप जल्दी से आकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जितने भी अपडेट है महामैराथन के रिगार्डिंग वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। महामैराथन में क्या होने वाला है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है उनके एक या दो पार्ट्स में आप उनको पढ़ सकते हैं, और पूरा सेमेस्टर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उन सबको या अच्छे से पढ़ करके इजीली पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जेई क्लासेस मेरठ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, साथ साथ आपको इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे उनका भी कोई ना कोई फायदा हो सके। तो चलो चैप्टर 5 इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट को शुरू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या है? डेफिनेशन की बात करें, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट रेफर्स टू हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या है? ये एक टर्म है जो रेफर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिस्क एंड प्रिंटर। कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है, ये सब चीजें किसमें आती है? हमारी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर आती है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वो तरीका है जिससे ओएस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, तब अगर आप ये डेफिनेशन लिखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे तो भी काफी ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जितने भी हमें चीजें मेंशन करनी थी वो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। ज्यादा पेज बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सब मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, तो आपके टर्म जितनी भी डेफिनेशन है बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्टिक मार्क लगा रहा हूँ कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है इसके। तो चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्या करता है कीबोर्ड? इनपुट लेना, मॉनिटर पर आउटपुट दिखाना, डिस्क के डेटा रीड करना, इन सब काम को कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्रूशियल पार्ट है क्या? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जिसके हेल्प से कीबोर्ड कैसे इनपुट लेगा, मॉनिटर पर हमें कैसे आउटपुट दिखाना है, एंड डिस्क के डेटा कैसे रीड करना है, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो हमें ऑलरेडी ये सब चीजें पता ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जिनकी हेल्प से हम इनपुट लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जिनकी हेल्प से हम यूजर को आउटपुट शो करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव। हार्ड डिस्क आपको पता ही है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, ये सब क्या हमारी मेमोरी स्टोरेज है, जहां पर हम कहीं ना कहीं मेमोरी को यूज करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे मोडेम, नेटवर्क कार्ड्स, स्विचेस, वाईफाई, इंटरनेट, ये सब क्या हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, तो जिनकी हेल्प से कहीं ना कहीं हम इनपुट आउटपुट टास्क को परफॉर्म करते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, इनपुट डिवाइस डेटा देता है, आउटपुट डिवाइस डेटा दिखाता है, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करके रखता है। राइट इनपुट आउटपुट सिस्टम कंपोनेंट्स की बात करें कि इनपुट आउटपुट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है, उनकी बात करते हैं। मेन पार्ट ऑफ एन इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या क्या मेन पार्ट्स है? डिवाइस ड्राइवर्स ओएस के साथ कनेक्ट रहते हैं। आपको पता ही होगा, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, यूनिट 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जहां पर हम देखा डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं, हमारे ओएस के साथ जितने भी हमारे हार्डवेयर से कीबोर्ड, माउस, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जितना भी हार्डवेयर है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम ड्राइवर्स यूज करते हैं। सो ओएस के साथ कनेक्ट रहते हैं। कंट्रोलर्स क्या करते हैं? हार्डवेयर लेवल मैनेजर्स फॉर डिवाइसेस। हार्डवेयर लेवल मैनेजर्स फॉर डिवाइसेस, किसी भी डिवाइसेस के लिए हार्डवेयर लेवल के मैनेजर है, एक तरह से हार्डवेयर के जो लेवल है उसको मैनेज करते हैं। इनपुट आउटपुट बफर क्या है?
टेम्पररी मेमोरी को स्टोर, टेम्पररी मेमोरी टू स्टोर इनपुट आउटपुट डेटा, एक टेम्पररी मेमोरी है जो इनपुट और आउटपुट के डेटा को स्टोर करके रखती है। इंटरप्ट्स क्या है? सिग्नल फ्रॉम डिवाइसेस टू सीपीयू टू गेन अटेंशन। जब भी हमारे किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को या किसी भी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उनको हमारे सीपीयू से अटेंशन चाहिए होती है, इसको यूज करना होता है, उस टाइम पर ये सिग्नल जनरेट करती है जिसको हम इंटरप्ट बोलते हैं। हिंदी में की बात करें, जब कोई डिवाइस काम करना चाहता है वह इंटरप्ट भेजता है, जैसे दरवाजा खटखटाना। जैसे कोई भी आपको अगर मिलना चाहता है या आपसे किसी को कुछ काम है तो आपको कॉल करेगा तो भी से रिंग करना बोलेंगे कि हाँ आपको रिंग कर रहा है, या खटखटाना, आपके गेट पर कोई खटखटा रहा है, हेलो कोई है यहाँ पे घर में, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम? दरवाजा खटखटाना। यही हमारा एक इंटरप्ट है, राइट। बफरिंग एंड स्पूलिंग की बात करें, बफरिंग क्या होती है? डेटा टेम्परेली स्टोर्ड इन रैम बिफोर सेंडिंग टू डिवाइस। जब हम किसी भी डेटा को, डेटा टेम्परेली स्टोर्ड इन रैम, जब भी हम किसी डिवाइस के अंदर किसी डेटा को भेजते हैं, कोई आउटपुट डिवाइस है उसमें जब हम कोई डेटा भेज रहे हैं या मेमोरी के अंदर जब कोई डेटा भेज रहे हैं तो हम उसको टेम्परेली क्या करते हैं? रैम के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम बफरिंग बोलते हैं, यानी बफर में डेटा को स्टोर करना। स्पूलिंग क्या होता है? डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्क बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले जो डेटा हमारा है वो क्या होता है? कहीं ना कहीं डिस्क में स्टोर होता है, उसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। स्पेशली इन प्रिंटर्स, प्रिंटर्स के केस में क्या होता है? जब भी हमारे डेटा को कोई हमें यूज करना होता है, कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, डिस्क के अंदर स्टोर होता है, और उसको प्रोसेस करने से पहले जो भी प्रोसेस होती है उसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, बफरिंग, यूट्यूब वीडियो पहले लोड हो जाता है, जबकि स्पूलिंग क्या है? प्रिंट क्यू में फाइल्स जुड़ जाती है। जैसे आपने बफरिंग में देखा होगा, जब भी आप कोई वीडियो वगैरह देखते रहते हैं उस टाइम पे वो पहले लोड हो जाती है और उसके बाद ये यूज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बफरिंग बोलते हैं। जैसे आप वीडियो पर किसी पे क्लिक करते हैं तो वो लोड हो जाती है एंड उसके बाद वो प्ले हो जाती है, इससे हम बफरिंग बोलते हैं। जैसे कि टेम्पररी मेमोरी में डेटा टेम्परेली स्टोर्ड इन रैम बिफोर सेंडिंग टू डिवाइस, आपकी डिवाइस में सेंड होने से पहले ही वो रैम में स्टोर हो जाता है। स्पूलिंग क्या है? प्रिंटिंग क्यू में फाइल्स जुड़ती जाती है। जब आपने कभी प्रिंटर यूज किया होगा और आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा फाइल हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तब एक फाइल के पीछे दूसरी फाइल, दूसरी फाइल के पीछे तीसरी फाइल क्यू में लगती रहती है, तो कहने के कहाँ पर होती है? डिस्क में स्टोर होती रहती है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, स्पूलिंग का मतलब होता है एक एक करके डिवाइस को डेटा देना क्यू की तरह, राइट। काफी ज्यादा सिंपल है, डिटेल में इसकी बात नहीं करेंगे। डिस्क के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डिस्क स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्क की सबसे पहले कंपोनेंट देखते हैं कि एक डिस्क क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक डिस्क के अंदर प्लेटर्स होते हैं जो सर्कुलर प्लेट्स होती है। जब हम एक डिस्क की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ हमारे पास सर्कुलर प्लेट्स होती है, गोल गोल एक प्लेट होती है। आपने देखा होगा पुराने टाइम पर एक सीडी होती थी गोल गोल से सिल्वर कलर की, इसी तरह के हमारे पास प्लेटर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, सर्कुलर पाथ्स। हर एक डिस्क के अंदर कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं, राइट। इसको एक डायग्राम से समझेंगे। इसके अलावा सेक्टर्स, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, हर एक कह सकते हैं प्लेटर के पास एक छोटा सा क्या होता है? हमारे पास सेक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट। डायग्राम से समझने वाले अभी। इसके अलावा रीड राइट हेड, हमारे पास एक रीड एंड राइट करने के लिए एक हेड होता है। मूव टू रीड डेटा, जो डेटा को रीड करने के लिए मूव करता रहता है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, डिस्क को लेयर में डिवाइड किया जाता है जिसे सेक्टर्स और ट्रैक्स कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। इस तरह के हमारे पास डिस्क होती है, उसके अंदर ये सब चीजें होती है। आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, आपने देखा होगा सिर्फ एक डिब्बी सी है वो हमारी हार्ड डिस्क है, बट नहीं, उसके अंदर भी कुछ कह सकते हैं मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो आगे पीछे मूव करते रहते हैं। इस तरह का अंदर से किसी डिस्क का स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? एक सबसे पहले आर्म असेंबल होता है जिसके सहारे सब चीज कैसे टिकी रहती है। अब ये क्या हमारे पास? ये सब हमारे पास क्या है? प्लेटर्स है। ये सब जो गोल गोल है ये सब क्या हमारे पास? प्लेटर्स है। ये प्लेटर से हमारे क्या करते हैं? हमारे सारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब हर एक प्लेटर के ऊपर कोई ना कोई क्या होता है? सेक्टर्स होते हैं। ये देखो, ये क्या है? सेक्टर है। ये क्या है सब? ये सब क्या है? सेक्टर्स है। इन सेक्टर्स के अंदर छोटे छोटे जो सेक्टर्स है इनमें हमारा डेटा स्टोर होता है। और ये डेटा कैसे हम रीड या राइट करते हैं? हमारे पास अलग अलग क्या होता है? आर्म होते हैं। इन आर्म की हेल्प से हम रीड या राइट करते हैं। हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इस और हमारी जो है ना, यहाँ से गोल गोल मूव करता रहता है, एक रोटेशन को मूव करता रहता है, ऐसे गोल गोल मूव करता रहेगा। और हमारे सारे डिस्क जितनी भी है वो सब डिस्क इनके मूव करती रहेगी और इन आर्म्स की हेल्प से
इन आर्म्स की हेल्प से हम डेटा को रीड या राइट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा कोई भी डिस्क काम करता है। आप देखते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क को शेड्यूल करने के हमारे पास क्या क्या एल्गोरिथम्स है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम डिस्क जब शेड्यूल करें तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स है। क्या क्या एल्गोरिथम्स होती है उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्या होती है? सर्व रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर दे अराइव। जिस टाइम पर कोई हमारे पास कह सकते हैं कि सर्विस आई है या रिक्वेस्ट आई है, उसको हम सबसे पहले सर्व करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, लाइक क्यू एट ए रेलवे टिकट काउंटर। आपने देखा होगा अगर आप किसी रेलवे टिकट काउंटर पर खड़े हैं तो जो सबसे पहले वहां पर जाएगा, टिकट लाइन में सबसे आगे लगा होगा, उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। जो सबसे पीछे लगा होगा उसको सबसे बाद में टिकट मिलता है। इसी तरीके से FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है? जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई होगी उसको सबसे पहले सर्व करेंगे, जो बाद में आएगी उसको बाद में सर्व करेंगे। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, जो रिक्वेस्ट पहले आई उसी को पहले सर्व करेंगे। राइट, काफी ज्यादा सिंपल है। आगे देखते हैं SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या होता है? सर्व रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू करंट हेड पोजीशन। जो हमारी करंट हेड पोजीशन है उसकी जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसी को हम सर्व करते हैं। एग्जांपल के तरीके समझते हैं, टैक्सी जो सबसे पहले सबसे पास वाले को पहले पिकअप करता है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, जहां हेड से सबसे कम दूरी होगी वह रिक्वेस्ट सबसे पहले सर्व होगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने डिस्क देखा, यहाँ पे जो डिस्क है इसके पास जहां सबसे पहले हेड होगा, उस हेड के पास जो सबसे पहले ट्रैक होगा उसी को सबसे पहले हम यूज करेंगे। सो एग्जांपल समझते हैं, टैक्सी जो सबसे पास वाले को पहले पिकअप करता है। मान लीजिए आप कहीं एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं और वहां पे बहुत सारी हमारे पास टैक्सी है, तब आप क्या होगा, जैसे आप एयरपोर्ट से निकलेंगे जो टैक्सी आपको सबसे पहले मिलेगी आप उसको यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या होता है? SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट सर्व रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू करंट बेस हेड पोजीशन। यानी तो सबसे पहले जो सबसे पास में होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल है, राइट, मान लो सबसे पहले लाइन में ये लगा, सबसे पहले लाइन में ये लगा, बट मान लो एंट्री हमारी यहाँ से हुई, रेल हमारा जो कह सकते हैं कि जो हमारा एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट से हमने एग्जिट कहां से ली? यहाँ से एग्जिट ली। अब हमें सबसे पहले कौन मिल रहा है? ये वाला ब्लॉक मिल रहा है, तो हम इसको सबसे पहले सर्व कर लेंगे। राइट, इस तरीके से हमारा SSTF यूज होता है। स्कैन एलिवेटर एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। हेड मूव्स इन वन डायरेक्शन, सर्विसेज ऑल रिक्वेस्ट देन रिवर्सेस। इसमें क्या होता है? स्कैन में हमारा जो हेड है वो सभी को यूज करता है, सबसे पहले सारी सर्विस को यूज करके देखता है एंड उसके बाद उसको रिवर्स करता रहता है। हेड मूव्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मूव करता रहता है। सर्विसेज ऑल रिक्वेस्ट, सभी रिक्वेस्ट को सर्व की जितनी भी रिक्वेस्ट है उनसे सर्विस लेता है एंड देन रिवर्स, उसके बाद वो वापस मुड़ जाता है। राइट, कह सकता है रिवर्स मूव करने लगता है। रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, जैसे लिफ्ट एक डायरेक्शन में ऊपर जाती है और रिक्वेस्ट पूरी करती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जहां पर लिफ्ट लगी रहती है वो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। सबसे पहले क्या होगी? वो ऊपर की साइड जाएंगी, तो जितने भी फ्लोर है उन सबके ऊपर क्या करेगी? उसको सर्विस को क्या करेगी? सर्व करेगी। ऊपर जाने के बाद ये वापस रिवर्स हो जाती है। इसी तरीके से हमारा स्कैन काम करता है। लुक एल्गोरिथम लुक लाइक स्कैन बट स्टॉप एट लास्ट रिक्वेस्ट इन डायरेक्शन। स्कैन की तरह है पर खाली घूमता नहीं है। अब स्कैन में क्या होता था कि सबसे पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर से नीचे तक चाहे कुछ हमारे पास प्रोसेस हो या रिक्वेस्ट हो या ना हो, बट ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, यानी गोल गोल घूमता रहेगा। ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। डजंट मीन इसके पास कोई सर्विस है नहीं है, बट लुक में क्या होता है? लाइक स्कैन, स्कैन की तरह ही है बट स्टॉप एट द लास्ट रिक्वेस्ट इन डायरेक्शन। मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे इसको लास्ट रिक्वेस्ट मिली तो उसके बाद ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे मूव नहीं करेगा। समरी टेबल देखते हैं। एल्गोरिथम की बात करें FCFS में क्या है? नो ऑप्टिमाइजेशन, मूवमेंट में कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। फास्ट नहीं, फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा स्टार्वेशन भी नहीं है। SSTF की बात करें, SSTF में मूवमेंट क्लोजेस्ट फर्स्ट, जो सबसे क्लोज होगा उसी को सबसे पहले हम यूज करेंगे। फास्ट, हाँ काफी ज्यादा फास्ट है। स्टार्वेशन पॉसिबल है, राइट। इसके अलावा स्कैन की बात करें, लाइक एलिवेटर की तरह है, फास्ट है यस, बट स्टार्वेशन नहीं है। लुक की बात करें, लुक में क्या है? स्मार्ट एलिवेटर की तरह काम करता है,
यानी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके रुक जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आएगा जब तक कोई सर्विस या रिक्वेस्ट नहीं आएगी। फास्ट सबसे ज्यादा फास्ट है एंड स्टार्वेशन नहीं है। आगे देखते हैं चैप्टर 6 फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ऑलरेडी हम 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से समझते हुए हम 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास आ गया चैप्टर 6। चैप्टर 6 कंप्लीट करने के बाद हम चल रहे होंगे चैप्टर 7 के पास, एंड उसके बाद हम देखेंगे आगे हमारे पास क्या क्या उसके बाद मटेरियल बचा हुआ है। इस सब मटेरियल को हम आज के इस मैराथन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं।
सॉरी स्टूडेंट्स, शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। फिर से स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस कर चुके हैं। यूनिट 6 में जब हमने स्टार्ट की तो बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी है। फिर से ट्राई करते हैं, जो चीज़ें जो टॉपिक्स रह चुके हैं इनको फिर से कवर करने ट्राई करते हैं। अभी मुझे पता लगा कि माइक कोई टेक्निकल इशू था जिस वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी। चलो फिर से समझना ट्राई करेंगे इन चीज़ों को। राइट, चलो समझते हैं। डायरेक्टिव ऑपरेशंस वगैरह सब चीज़ों को फिर से समझना ट्राई करेंगे। टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स, इन सबको भी फिर से ट्राई करते हैं समझने का। ओके, सो व्हाट इज ए फाइल? फाइल से स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट 6 है, चैप्टर 6, इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई टेक्निकल इशू था जिस वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी। अब टेक्निकल इशू सॉल्व हो चुका है। तो देखते हैं फिर से चैप्टर 6 फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है एंड उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज ए फाइल। एक फाइल क्या है? डेफिनेशन की बात करें, ए फाइल इज नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क के अंदर जब हम किसी डेटा को एक कह सकते हैं फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, उसको हम कुछ नेम दे देते हैं तो वो कहने के हमारे लिए एक फाइल बन जाती है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, फाइल एक नाम दिया गया डेटा को कलेक्शन है जिससे हम सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क में रखते हैं। जब हम किसी डेटा को कहीं पर स्टोर करते हैं और उसका हम कुछ एक नाम दे देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, .docx.mp3 .jpg फाइल, ये सब क्या है? कहना कहीं फाइल्स है। .docx क्या है? हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। .mp3 क्या होती है? हमारे पास एक म्यूजिक फाइल होती है। .jpg क्या? हमारे पास एक इमेज फाइल होती है। तो उन फाइल्स के अंदर कहीं ना कहीं डेटा स्टोर्ड होता है। तो क्या है? डेटा जहां पर स्टोर्ड है उसका एक ब्लॉक है, उसको हमने कोई नाम दे दिया तो वही हमारे लिए क्या है? एक फाइल है। राइट, आगे देखते हैं फाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? किसी फाइल का एक नेम होता है। ऑलरेडी हमें पता है कि किसी फाइल का एक कोई ना कोई नेम होगा, किसी फाइल का कोई ना कोई टाइप होगा। हो सकता है वो टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल हो या एग्जीक्यूटिबल फाइल हो। एग्जीक्यूटिबल फाइल क्या होती है? आपने देखा होगा जब भी आप क्रोम से कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो कहने को .exe होती है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो .exe फाइल होती है। exe क्या होती है? एग्जीक्यूटिबल फाइल, यानी हम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साइज, किसी फाइल का कोई ना कोई साइज होगा। इसके अलावा लोकेशन ऑन डिस्क, जहां पे भी वो डिस्क के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड है उसके कहने की लोकेशन होगी। इसके अलावा एक्सेस परमिशन, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है उसकी परमिशन होगी। क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन डेट, कब वो क्रिएट हुई और कब उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन किया उसकी भी कोई ना कोई एक डेट होती है। अगर इसके अलावा हम हिंदी डेफिनेशन की बात करें, हर फाइल का नाम, साइज, टाइप और एक्सेस इंफॉर्मेशन होती है। राइट, ये सब चीजें आपको पता ही है तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फाइल का स्ट्रक्चर, फाइल का क्या स्ट्रक्चर होता है? 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, 3 तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इन बाइट सीक्वेंस लाइक टीएसटी, जब हमारा डेटा किसी भी स्ट्रक्चर में होगा, उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी डेटा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। जैसे नोटपैड, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सब क्या हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसके अलावा रिकॉर्ड बेस्ड डेटा क्या होता है? नहीं, वो स्ट्रक्चर में होता है। मान लीजिए हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स के डेटा को हमें स्टोर करना है, तब हम हमें क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या रोल नंबर होगा, यहाँ पे नेम होगा। तो इससे क्या होगा? डेटा कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर में है, एक टेबल के फॉर्म में है और ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड के जैसा है, तो जिसके हेल्प से हम काफी आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ट्री बेस्ड यानी हायरार्किकल डेटा होता है, जैसे एक्सएमएल या एचटीएमएल। अब आपने अगर एचटीएमएल का कभी कोड देखा होगा तो एचटीएमएल में कोड में क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML और उसके बाद यहाँ पे HTML टैग बंद हो रहा है। तो इस तरीके से एक टैग के अंदर दूसरा टैग होता है, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग होता है। तो एक टैग के अंदर दूसरा टैग होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी ट्री बेस्ड डेटा या हायरार्किकल डेटा। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, टेक्स्ट फाइल में सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं जबकि डेटाबेस फाइल्स में रिकॉर्ड्स होते हैं। राइट, ये सब चीजें आपको पता ही है तो ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फाइल एक्सेस मेथड, किस फाइल को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इसको देखते हैं। सिक्वेंशियल वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें, एक्सेस 1 by 1 फ्रॉम बिगिनिंग। मान लीजिए हमारे पास 1000 फाइल्स है और हमें किसी भी एक फाइल को एक्सेस करना है, तब हम क्या करेंगे? 1 by 1 सबसे पहले ऊपर की फाइल को एक्सेस करेंगे, फिर सेकंड नंबर की फाइल को एक्सेस करेंगे, फिर थर्ड नंबर की फाइल को एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी फाइल को एक दूसरे के साथ एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, टेप डेटा भी इसका एक एग्जाम्पल है कि टेप डेटा में हम क्या करते हैं?
डेटा को ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सेस करते रहते हैं। डायरेक्ट डेटा, जब हमारे पास किसी भी फाइल का कौन सा इंडेक्स या ऑफसेट होता है, तब हम डायरेक्टली उस फाइल के पास जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में हमारे पास क्या होता है, एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पर जैसे जाते हैं हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसके अलावा इंडेक्स डेटा, इंडेक्स डेटा में क्या होता है, इंडेक्स होल्ड्स लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स टू फाइल ब्लॉक। वहां पर भी इंडेक्स में क्या होता है, पॉइंटर्स को हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, यानी किसी भी फाइल का हम एड्रेस स्टोर करके रखते हैं एज ए इंडेक्स, और हम डायरेक्टली उसमें डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस फाइल्स। इसका एक एग्जांपल है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, सिक्वेंशियल का मतलब होता है एक एक करके पढ़ना, डायरेक्ट का मतलब होता है जहां चाहे वहां से पढ़ना, एंड इंडेक्स का मतलब होता है पहले इंडेक्स देखो फिर डेटा पढ़ो, राइट। आगे चलता है डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर। ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुकी है, बट कोई टेक्निकल इशू था जिस वजह से वॉइस नहीं आ रही थी, तो फिर से समझते हैं कि ए डायरेक्टरी इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड पॉसिबली सब डायरेक्टरीज। एक डायरेक्टरी क्या है, क्या एक डायरेक्टरी इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, एक फाइल्स के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स होती है, सारी फाइल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक डायरेक्टरी बोलते हैं। और पॉसिबली सब डायरेक्टरीज, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास मान लीजिए एक मेन डायरेक्टरी है, उसका नाम हमने ए दिया है, उसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग डायरेक्टरीज है, एंड एक डायरेक्टरी के अंदर फिर दो अलग अलग फाइल्स है। तो यहाँ पे क्या ये फाइल है, ये सब क्या हमारे पास फाइल है, बट ये फाइल किसके अंदर है, फाइल डी एंड फाइल ई किसके अंदर है, बी डायरेक्टरी के अंदर, एंड फाइल एफ किसके अंदर है, डायरेक्टरी सी के अंदर। तो जब हम एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है, आपने जनरली आपने देखा भी होगा मोबाइल्स वगैरह में कि एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है, उसके अंदर और मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। सिंगल लेवल, यानी ऑल फाइल्स इन वन डायरेक्टरी, जब सारी फाइल्स एक ही डायरेक्टरी के अंदर हो तब उसको हम सिंगल लेवल बोलते हैं। इसके अलावा टू लेवल, वन डायरेक्टरी पर यूजर, हर यूजर के लिए हमने एक एक डायरेक्टरी दे दी तो उसको क्या बोलते हैं, हम टू लेवल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा ट्री स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो हायरार्किकल लाइक फोल्डर्स इन विंडोज, जैसे विंडोज के अंदर हमारे पास अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा एसिलिक ग्राफ, एसिलिक ग्राफ क्या करता है, अलाउ शेयर सब डायरेक्टरीज, हमारे जितनी भी सब डायरेक्टरीज है उनको शेयर करने के लिए अलाउ कर देता है। एंड जनरल ग्राफ क्या होता है, मे इंक्लूड साइकिल्स, नीड्स, गार्बेज कलेक्शन, इन सब चीजों को साइकिल्स को इंक्लूड करता है, बट इसके लिए गार्बेज कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर पर देखते हैं। मान लीजिए देखो, आपने देखा होगा D1 डायरेक्टरी है, इसके अंदर अलग अलग हमारे पास फोल्डर है, D11, D12, D13 एंड D14, हमारे पास अलग अलग फोल्डर है, एंड हर फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स बनी हुई है। और जनरली हम कंप्यूटर्स में देखते भी है, जब हम विंडोज या मैक ओएस यूज करते हैं तो वहां पे भी सेम चीज होती है कि एक फोल्डर के अंदर हमारे पास दूसरा फोल्डर होता है, एंड दूसरे फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, एंड हर फोल्डर के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग फाइल्स होती है, राइट। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर काम करता है। डायरेक्टरी ऑपरेशंस, एक डायरेक्टरी के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहले। सो क्रिएट और डिलीट फाइल और डायरेक्टरी, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को हम क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं। रीनेम फाइल, किसी भी डायरेक्टरी का हम नेम को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट कंटेंट्स, कि उसकी जितने भी कंटेंट्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। सर्च फाइल, किसी भी एक फाइल को हम सर्च कर सकते हैं। एक्सेस फाइल, किसी भी फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेट परमिशंस, उनके ऊपर परमिशंस भी सेट कर सकते हैं कि कोई इसको रीड कर सकता है, सिर्फ राइट कर सकता है, इस तरह की परमिशंस को भी हम सेट कर सकते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, डायरेक्टरी का यूज फिक्स फाइल को ऑर्गेनाइज करने और उनके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए होता है, राइट। आगे बात करते हैं एलोकेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो देखते हैं। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, फाइल्स स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक। एलोकेशन मेथड, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं, इनके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला मेथड होता है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। अब कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन क्या होता है उसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक मेमोरी है और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स है, तो हम क्या करते हैं, हर ब्लॉक को एक के बाद एक एलोकेट करते रहते हैं, उसी को हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं।
राइट। सो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में क्या होता है, मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक में क्या है, हमने जितनी भी डेटा है, मान लो यहाँ पे प्रोसेस P1 है, P2 है, P3, P4, P5 एंड P6, हर प्रोसेस को हमने एक मेमोरी ब्लॉक दे दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, फास्ट एक्सेस। एक्सेस हम फास्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है जहां पे हमारे पास P1 है उसके तुरंत बाद हमारे पास P2 होगा, बट प्रॉब्लम क्या होगी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की हमारे पास प्रॉब्लम होने वाली है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगर याद है तो मैं आपको बता दूं, मान लो कि इसने सिर्फ इतना ही ब्लॉक यूज किया, अब जो बचा हुआ ब्लॉक है उस मेमोरी को क्या होगा, उसको कोई यूज नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेस्ट हो गई। ये बची हुई मेमोरी हमारे पास वेस्ट हो गई, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेमोरी का डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज क्या है कि हम इसको फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, सारी फाइल मेमोरी में लगातार जगह पर रखी जाती है तो उसी को हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। इसके अलावा लिंक्ड एलोकेशन, लिंक एलोकेशन क्या होती है, सो ईच फाइल ब्लॉक पॉइंट्स टू द नेक्स्ट, यानी हर फाइल का जो ब्लॉक है वो दूसरी फाइल के ब्लॉक को पॉइंट करता है। मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, राइट, इसके अंदर हमारे पास P1 प्रोसेस है। अब क्या होगा, जैसे हमारे पास नेक्स्ट फाइल होगी तो इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा पार्ट होगा जो इस फाइल के P2 के जो एड्रेस है उसको स्टोर करके रख रहा होगा, राइट। एक P1 एक ब्लॉक है, उसके पास एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, P2 का एड्रेस होगा। अब इस P2 के पास भी एक ऐसा ब्लॉक होगा जहां पर क्या होगा, P3 का एड्रेस होगा, राइट। नहीं, हर एक ब्लॉक के पास अनदर ब्लॉक का एड्रेस होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड एलोकेशन बोलते हैं। ईच फाइल ब्लॉक पॉइंट्स टू द नेक्स्ट, हर एक फाइल ब्लॉक क्या करता है, दूसरे ब्लॉक को पॉइंट करता है। नो फ्रेगमेंटेशन बट स्लो एक्सेस, फ्रेगमेंटेशन नहीं है बट एक्सेस करना काफी ज्यादा स्लो है। क्यों स्लो है, मान लो हमें P3 को एक्सेस करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम P1 पर जाएंगे, उसमें जाकर देखेंगे इसका एड्रेस क्या है, P2 का एड्रेस क्या है, फिर हम P2 के एड्रेस पर जाएंगे, P2 के एड्रेस पर जाने के बाद हम देखेंगे P3 का एड्रेस क्या है। जब हमें P3 का एड्रेस मिलेगा P2 के पास, फिर हम P3 के पास जा पाएंगे, तो एक्सेस काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, बट हमारी मेमोरी कहीं पर भी वेस्ट नहीं होती। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, हर ब्लॉक अगले ब्लॉक का एड्रेस रखता है, जैसे लिंक लिस्ट। अगर लिंक्ड लिस्ट आपने पढ़ी है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो काफी ज्यादा इसलिए समझ में आ रहा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी बहुत ज्यादा आसान है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करके रखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे इंडेक्स्ड एलोकेशन, इंडेक्स्ड एलोकेशन में क्या करता है, एन इंडेक्स ब्लॉक होल्ड्स पॉइंटर्स टू ऑल फाइल ब्लॉक्स। एक इंडेक्स ब्लॉक, एक हमारे पास ब्लॉक होता है जिसमें सबके इंडेक्स होते हैं, पॉइंटर्स को सभी को होल्ड करके रखता है, किसके पॉइंटर्स को, ऑल फाइल्स के ब्लॉक के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। कैसे होता है, फास्ट एंड डायरेक्ट एक्सेस, हमारे पास काफी फास्ट एक्सेस होता है एंड डायरेक्ट एक्सेस होता है। क्यों डायरेक्ट एक्सेस होता है, क्योंकि हमारे पास हर फाइल का ऑलरेडी एड्रेस स्टोर्ड है, तो उसके हिसाब से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, एक इंडेक्स ब्लॉक सभी ब्लॉक्स का पता रखता है जिससे एक्सेस तेज हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, फ्री ब्लॉक्स ऑन डिस्क नीड टू बी ट्रैक फॉर फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोर करने के लिए जो हमारे पास डिस्क है उसको हमें उसके ब्लॉक्स को फ्री करना है, हमारे पास फ्री स्पेस मैनेजमेंट कहलाता है। मेथड्स की बात करें, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं, सो बिटमैप या बिट वेक्टर मेथड, जिसमें 0 का मतलब फ्री होता है एंड 1 का मतलब यूजर होता है। हर फाइल का हम 0 हर ब्लॉक को क्या करेंगे, एक बिट मैप दे देंगे या बिट वेक्टर दे देंगे। अगर वहां पे 0 है तो उसका मतलब वो फ्री है, हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर 1 है तो कहीं ना कहीं वो यूज्ड है, राइट। लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स, जितने भी हमारे पास फ्री ब्लॉक्स है उनके हम लिंक लिस्ट बना देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास फाइल है उसको ब्लॉक का यूज कर सकती है। ग्रुपिंग, फ्री ब्लॉक्स स्टोर्ड इन ए ग्रुप, जितने भी हमारे पास फ्री ब्लॉक्स है उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल ब्लॉक्स है, ये मेमोरी है और इसके अंदर क्या है, ये सब ब्लॉक्स क्या है, ऑक्यूपाइड है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स का क्या करेंगे, अलग से ग्रुप बना देंगे, राइट। इस तरीके से हम मेमोरी जो फ्री स्पेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, डिस्क को खाली जगह को ट्रैक करने के लिए बिट मैप या लिस्ट का यूज किया जाता है, राइट।
आगे बढ़ता है फाइल प्रोटेक्शन या एक्सेस कंट्रोल। सो फाइल को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या एक्सेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ओएस प्रोटेक्ट्स फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यूनिट 1 के अंदर, कि हमारी जो फाइल है उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए कौन प्रोटेक्ट करता है, ओएस प्रोटेक्ट करता है। बट कैसे? सो हम कह सकते हैं हर एक फाइल का एक एक्सेस का टाइप दे सकते हैं कि क्या कोई इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, या इस फाइल को सिर्फ राइट कर सकता है, या इस फाइल को सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर वो आर मोड में है तो सिर्फ रीड कर सकता है, अगर डब्ल्यू मोड में है तो सिर्फ राइट कर सकता है, एंड अगर एक्स मोड में है तो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हर फाइल पर एक्सेस राइट्स होते हैं, कौन पढ़ सकता है, कौन लिख सकता है, ये सब चीज हम ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और ऑलरेडी हम यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 कंप्लीट कर चुके हैं। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 जो है हमारा केस स्टडी, लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज 7। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसके हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 7 भी है। कि चैप्टर 7 में हम देखेंगे कि यूनिक्स लिनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है एंड विंडोज 7 क्या है। जितना भी हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हम ऑलरेडी अभी तक इस सीरीज में, मैराथन में, ऑपरेटिंग सिस्टम के महामैराथन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर 7 केस स्टडी, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा एंड सभी टॉपिक्स काफी ज्यादा समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी भी किसी ने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें पता लग पाए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। कोई भी टॉपिक्स में अगर कंफ्यूजन है तो भी आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे हमें पता लग पाएगा कि किस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, जिससे हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं, इस कंप्लीट मैराथन के ऑपरेटिंग सिस्टम की महामैराथन की जितने भी नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे आपको? इसके लिए आपको जेई क्लासेस मेरठ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। जैसे ही आप जेई क्लासेस मेरठ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एंड महामैराथन के अंदर जितने भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसकी कंप्लीट पीपीटी की एक पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जेई क्लासेस मेरठ के टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है। एंड अभी भी अगर किसी ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे उनका भी कोई ना कोई फायदा हो सके और वो भी इस कंप्लीट महामैराथन को देखकर एग्जाम को पास कर सके। तो चलो चैप्टर 7 केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिनक्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स फ्री टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि इसके कोड को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओपन सोर्स कि ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इसको कोड को यूज कर सकता है, अपने चेंजेस कर सकता है एंड चेंज करके जो भी इसको यूज करना है उसको यूज कर सकता है। फ्री टू यूज, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज कर सकता है, इसके हमें पे करने की जरूरत नहीं है। एंड ये क्या है? यूनिक्स बेस्ड है। इट इज वाइडली यूज इन सर्वर्स। सर्वर्स में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डेवलपमेंट में हम इसको यूज करते हैं एंड इवन मोबाइल सिस्टम्स में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। एंड्रॉइड में क्या है, कहने कहीं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स पर आधारित है। यह फ्री में उपलब्ध होता है एंड सर्वर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स है, सिक्योर एंड स्टेबल, काफी ज्यादा सिक्योर है एंड स्टेबल है, एंड यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, सर्वर्स में यूज किया जाता है एंड इवन एथिकल हैकिंग वगैरह में भी इनको यूज किया जाता है। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स के देखते हैं। इसको हटा देते हैं यहां से।
राइट। सो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स सिस्टम। लिनक्स सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास एक कर्नल होता है। कर्नल क्या होता है? कोर पार्ट दैट मैनेजेस हार्डवेयर, जो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। ऑलरेडी इन सब कंपोनेंट्स के बारे में हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर इन किसी भी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 को जाके फिर से देखना है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा सेल क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ओएस। ओएस एंड यूजर के बीच में एक इंटरफेस है। फाइल सिस्टम एक कंपोनेंट है किसका? लिनक्स सिस्टम का। क्या करता है फाइल सिस्टम? ऑर्गेनाइजेस फाइल इन ए ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में फाइल को स्टोर करके रखता है या मैनेज करता है। यूटिलिटीज प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स एंड टूल्स। कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स है, कुछ टूल्स है जो कि लिनक्स में हमारी हेल्प करता है। तो हमारे पास यूटिलिटीज भी क्या है? कंपोनेंट है, राइट। इसके अलावा अगर हिंदी डेफिनेशन की बात करें, लिनक्स के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कर्नल, सेल, फाइल सिस्टम और यूटिलिटीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। लिनक्स का क्या स्ट्रक्चर होता है? यूजर स्पेस एप्लीकेशंस एंड यूजर कमांड्स। एप्लीकेशन एंड यूजर कमांड्स के लिए हमारे पास एक स्पेस होता है। कर्नल स्पेस मैनेजेस सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड फाइल्स। कर्नल के लिए एक स्पेस होता है जो हमारी सीपीयू को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट एंड फाइल्स को भी मैनेज करता है। इसके अलावा सिस्टम कॉल्स, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। यूजर एंड कर्नल के बीच में जो इंटरफेस होता है इसको हम सिस्टम कॉल बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब भी किसी भी प्रोग्राम को कोई हार्डवेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिस्टम कॉल करता है। इसी तरीके से हमारा कर्नल और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इसके अलावा अगर हम हिंदी डेफिनेशन की बात करें, सो यूजर और कर्नल के बीच इंटरेक्शन सिस्टम कॉल्स होता है, राइट। लिनक्स वर्सेस यूनिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? फीचर्स की बात करें, सोर्स कोड, लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है। यूनिक्स क्या है? प्रोप्राइटरशिप है। यानी अगर आपको लिनक्स यूज करना है या लिनक्स का अगर आपको कोड देखना है तो ओपन सोर्स है। कोई भी लिनक्स के कोड को, जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसकी कोडिंग हो रखी है उसको कोई भी फ्री में जाके देख सकता है, ओपन सोर्स है और उसमें कुछ भी चेंज करके अपना काम के लिए यूज कर सकता है। बट यूनिक्स क्या है? प्रोप्राइटरी है, यानी ये पेड है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। पेड भी नहीं है, मतलब ये कहने के सिक्योर्ड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम फीचर में देखें, नेक्स्ट फीचर कॉस्ट के बारे में, तो लिनक्स क्या है? फ्री है, फ्री ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसको फ्री में यूज कर सकता है। बट यूनिक्स क्या है? एक्सपेंसिव है, आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। यूजेज की बात करें, लिनक्स क्या है? पर्सनल के लिए, पर्सनल यूज भी किया जाता है। सर्वर्स में एंड मोबाइल्स वगैरह में लिनक्स का यूज किया जाता है, जबकि यूनिक्स का यूज सर्वर्स एंड मेन फ्रेम्स में किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम वेरिएंट्स की बात करें, क्या क्या हमारे पास वेरिएंट्स अवेलेबल है? उबंटू, फेडोरा, काली लिनक्स, एटीसी एक्सेट्रा। उबंटू लिनक्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। फेडोरा, काली लिनक्स, ये सब हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा AIX, सोलेस, HPUX, ये सब क्या कहने के पेड वेरिएंट्स हैं हमारे पास यूनिक्स के, जिसके लिए आपको उसको पे करना पड़ता है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, लिनक्स फ्री और ओपन सोर्स है, जबकि यूनिक्स पुराने और महंगे सिस्टम्स में यूज होता है, राइट। कॉमन लिनक्स यूनिक्स कमांड मस्ट लर्न यानी आपको जरूर याद रखनी है। ये सब कमांड्स एग्जाम में आपके आ जाती है, तो यहाँ पे फिर से हैशटैग बना देता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमांड की बात करें, सो LS क्या करता है? शो फाइल्स इन डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होती है उनको शो करता है। CD चेंज डायरेक्टरी चेंज करने के काम आता है। MKDIR मेक डायरेक्टरी यानी न्यू फोल्डर बनाता है। इसके अलावा RM डिलीट फाइल, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। CP किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। MV मूव और रीनेम फाइल। इसके अलावा PWD प्रिंट करंट डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए। टच क्रिएट ए न्यू एम्प्टी फाइल एंड कैट शो कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। तो कुछ ऑलरेडी कमांड्स हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है कि हर कमांड का क्या क्या यूज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप रियल लाइफ में भी लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो भी आप इन सभी का यूज
करते ही करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। यूनिक्स इज ए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ओएस यूज्ड मेनली इन सर्वर्स एंड हाई एंड वर्कस्टेशंस। यूनिक्स क्या है? एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेनली काम पर यूज होता है सर्वर्स में या हाई एंड वर्क स्टेशन में, जहां पर बहुत ज्यादा हैवी वर्क होता है वहां पर इनका यूज किया जाता है। इट इन्फ्लुएंस्ड मैनी मॉडर्न ओएसिस इंक्लूडिंग लिनक्स एंड मैकओएस। इसी की हेल्प से इसने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है, इसी से इन्फ्लुएंस होगा कहीं ना कहीं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हमारा मैक ओएस मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है। हिंदी डेफिनेशन की बात करें, यूनिक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर बड़े सिस्टम्स में होता है। की फीचर्स की बात करें, मल्टीटास्किंग, ऑलरेडी हमें पता है मल्टीटास्किंग का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। मल्टी यूजर, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कमांड लाइन इंटरफेस। यानी मल्टी यूजर का मतलब कोई बहुत सारे यूजर्स इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल, कहीं भी किसी भी सिस्टम में हम इसको यूज कर सकते हैं। सिक्योर है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी वहां पर हमें इसको कमांड्स लिखनी होती है जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इंस्टॉलिंग विंडोज 7। विंडोज 7 को इंस्टॉल करने देखते हैं। प्रैक्टिकल सेक्शन है, आपको खुद से करके देखना है। सिर्फ हम यहाँ पे कुछ मेथड्स देखने वाले हैं किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उनकी बात करते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, आपके सिस्टम में कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए। इसके अलावा 1 GB रैम, मिनिमम 1 GB रैम होनी चाहिए। कब 1 GB रैम की रिक्वायरमेंट है? जब हमारे पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अगर हमारे पास 64 बिट है, 64 बिट का हमारे पास सिस्टम है तो मिनिमम 2 GB के हमारे पास रैम होनी चाहिए। 16 GB डिस्क स्पेस, हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है कम से कम 16 GB की सेकेंडरी मेमोरी होनी चाहिए। इसके अलावा DVD USB बूटेबल मीडिया, DVD या USB होनी चाहिए जो कि हमारी बूटेबल मीडिया होती है। हिंदी में देखते हैं इसको। विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल USB या DVD से सिस्टम बूट करना होता है या करना पड़ता है, फिर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉलो करना होता है। तो किसी भी विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या है, एक USB को बूटेबल बनाना होता है या एक DVD को बूटेबल बनाना होता है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन विजार्ड को फॉलो करता है। अब वो क्या इंस्टॉलेशन विजार्ड है उसके बारे में देखते हैं। सब इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या क्या हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टेप है उनके बारे में देखते हैं। इंसर्ट बूटेबल DVD और USB, किसी भी बूटेबल DVD या USB को हम इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं। बूट सिस्टम एंड प्रेस बूट की F2 या F12 की हेल्प से जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस टाइम पर F2 या F12 की को प्रेस करते हैं जिससे हमारे पास बूट ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। सिलेक्ट इंस्टॉलेशन मीडिया को सिलेक्ट करते हैं। चूज लैंग्वेज, अपनी कोई भी जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है उसको चूज करते हैं। एंड इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो लाइसेंस है उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। चूज कस्टम इंस्टॉलेशन, सिलेक्ट और क्रिएट पार्टीशन, कोई भी अगर हमें पार्टीशन बनाना है तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट, OS विल बिगिन इंस्टॉलिंग। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, किसी भी यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करेंगे। सेट अपडेट्स, टाइम जोन एंड डन, ऑल सेट। हमारी विंडोज 7 इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं आपको क्या करना है, इन सभी स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर कभी आपको रिक्वायरमेंट है विंडोज 7 को इंस्टॉल करने की तो इस तरीके से आप किसी भी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। सो इस महामैराथन में इतना ही। कैसे लगी आपको महामैराथन आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, प्यारी प्यारी से आपको कमेंट्स करनी है। काफी ज्यादा एफर्ट्स लगता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है किसी भी महामैराथन को या किसी भी लेक्चर को डिजाइन करने के लिए, एंड बोलने में भी काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो आपको एनर्जी को हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी जितनी मेहनत है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और आपको कमेंट्स में प्यारी प्यारी से कमेंट्स करके आपको ये जरूर बताना है कि आपको ये महामैराथन कैसी लगी। उम्मीद है आपको महामैराथन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपको मैं फिर से बता दूं, इस महामैराथन के जितने भी आपको नोट्स है, महामैराथन ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी आपको नोट्स है वो हमारे
जेई क्लासेस टेलीग्राम जेई क्लासेस मेरठ के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक में तो आप वो कमेंट आउट कर सकते हैं। और महामैराथन के जितने भी पार्ट्स है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने 2 पार्ट्स बनाए, तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इन दोनों पार्ट्स को काफी ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कवर किया है एंड इतने आसानी से, इतने कह सकते हैं क्लियरली हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है कि कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। उसके बाद भी अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप इस लेक्चर को फिर से कह सकते हैं फिर से रिवर्स करके या फिर से रिवर्ट करके देख सकते हैं। बार बार देखिए, 1 बार या 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देखिए, आपको हर टॉपिक की समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी 1 या 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख करके अपने सेमेस्टर को पास कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। एक महामैराथन को डिजाइन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत एंड एफर्ट्स लगे हैं, तो आपको उसको अप्रिशिएट करते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज की इस महामैराथन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।